Hey everyone, how are you? Welcome back to the Sunny and today in this video we are talking about The Mayor of Casterbridge. It's a fictional novel written by Thomas Hardy in 1886. So let's get started. There are around 14 chapters. So the first chapter is divided into two parts. The first part I am going to complete here, and in the next video, you'll be covering up the second part of the same chapter, chapter 1. So one evening of late summer की बात है शाम की, before the 19th century had reached one third of its span. 19th century मतलब जैसा कि हमने देखा 1886 का टाइम था यहाँ पे ना, ये जो नॉवल लिखा गया है 1886 में लिखा था, तो उस टाइमिंग की बात है. ओके. So you know that this is 19th century, had reached one third of its span. A young man and woman, दो लोग थे, एक यंग मैन और एक विमेन था. द लेटर कैरिंग अ चाइल्ड, और जो विमेन थी उसके हाथ में क्या था, एक बच्चा था. ठीक है. वर अप्रोचिंग द लार्ज विलेज, वो कहाँ जा रहे थे, एक विलेज में जा रहे थे, ऑफ वेडन प्रायर्स इन अपर वेसेक्स. अभी आप देखो कि जो वेडन प्रायर्स विलेज है वो एक फिक्शनल विलेज है, यानी हार्डी अपनी नॉवेल्स में इस विलेज का नाम लेता है, यानी एक काल्पनिक विलेज है ये. और ये कहाँ पर है, वेसेक्स में है. तो वेसेक्स इंग्लैंड में है. ओके. लाइक ड्यूरिंग दिस पीरियड इट वॉज इन देयर. तो आप देख सकते हो ये साउथ इंग्लैंड का पार्ट है, वेसेक्स. और वहां पर कहीं अपर वेसेक्स में ये वेडन प्रायस एक जगह थी, एक गांव था, जिसमें कि ये दो लोग, यंग मैन और वुमेन, यानी हस्बैंड और वाइफ, देयर वाज अ कपल, जो कि जा रहे थे. कैसे जा रहे थे, ऑन फुट यानी पैदल. दे वर प्लेनली बट नॉट इल क्लेड, वो बहुत सिंपल थे, साधारण थे, लेकिन इल क्लेड क्लैड नहीं थे, यानी कि पुराने कपड़े नहीं पहने हुए थे. देवर प्लेन सिंपल. दो द थिक होर ऑफ डस्ट, डस्ट की जो परत है, मिट्टी की जो परत है, क्योंकि काफी टाइम से वो चलते हुए पैदल पैदल आ रहे थे, तो जो डस्ट की परत है वो उनके ऊपर, उनके शूज और गारमेंट्स के ऊपर क्या हुई, अक्यूमुलेटेड हो गई, यानी इकट्ठी हो गई. फ्रॉम एन ऑब्वियसली लॉन्ग जर्नी, क्योंकि वो बहुत दूर से पैदल चल के आ रहे थे, उस वजह से जो धूल है वो उनके ऊपर चिपक गई थी, और जिस वजह से वो कह सकते हो कि इल क्लैड यानी गरीब नहीं दिख रहे थे, लेकिन वो बहुत सिंपल दिख रहे थे. From an obviously long journey lent a disadvantageous shabbiness to their appearance. बहुत दूर चल के आने की वजह से उनका जो अपीयरेंस है वो, उनमें shabbiness यानी कि वो थोड़ा हल्के वैसे दिख रहे थे, गंदे या थके हुए, या जैसा भी बोल सकते हो आप. जब आप बहुत बड़ी जर्नी करते हो तो ऑब्वियसली टायर्ड हो जाते हो, और आप उतने फ्रेश नहीं दिखते हो. तो दैट वाज इट. ओके. देन द मैन वॉज ऑफ फाइन फिगर. अब हम बात करेंगे उस मैन की. ठीक है. जो यहाँ पर मैन और वुमेन जा रहे थे, तो यहाँ पर जो मैन है मैं उसका नाम बता देती हूँ, माइकल हैंचर. ओके. ही वॉज ऑफ फाइन फिगर. माइकल हैंचर जो था वो एक अच्छे फिगर वाला, अभी मैं आगे पिक्चर में दिखाऊंगी आपको. स्वर्दी मीन्स डार्क कॉम्प्लेक्शन, थोड़ा काला सांवला, एंड स्टर्न इन एस्पेक्ट, और बहुत ही सीरियस लुक दे रहा था वो. ठीक है. एंड ही शोड इन प्रोफाइल अ फेशियल एंगल सो स्लाइटली इंक्लाइन. तो उसका जो साइड का फेस है ना उस प्रोफाइल में, यानी कि आप नॉवल स्टोरी की पिक्चर में देखोगे तो वो साइड फेस दिख रहा था उसका, इस तरह से दिख रहा था वो, एज टू बी ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर, एकदम सीधा. ठीक है. साइड से एकदम सीधा, यानी उसका साइड का जो पोस्चर है वो बहुत अच्छे से दिख रहा था. ही वॉर अ शॉर्ट जैकेट ऑफ ब्राउन. अभी हम बात करें उसके अपीयरेंस की, तो उसने क्या पहना हुआ था, एक शॉर्ट जैकेट पहनी हुई थी, ऑफ ब्राउन हॉजरी, ब्राउन कपड़े की, न्यूअर देन द रिमाइंडर ऑफ हिज सूट. बाकी बाकी जो उसका जो कपड़े थे उनमें सबसे ज्यादा नया क्या था, उसका जो ऊपर का जैकेट था वो एक शॉर्ट जैकेट था, विच वॉज अ पर्शियन वेस्टकोट विथ वाइट हॉर्न. तो और क्या क्या पहना हुआ था, उसने एक पर्शियन वेस्टकोट कोट पहनी हुई थी, और वाइट, जिसके ऊपर वाइट हॉर्न बटन्स थे.
ठीक है। और ब्रीचेस ऑफ द सेम, ब्रीचेस क्या होती है, जब कोई हॉर्स राइडिंग करता है ना तो जो पैंट पहनता है नीचे से टाइट होती है ऊपर से लूज होती है, वैसी पैंट को हम ब्रीचेस बोलते हैं। तो सेम कलर के यानी कि वाइट कलर का ही उसने क्या पहना हुआ था, ब्रीचेस पहनी हुई थी। और टैन लेगिंग्स, जो ब्रीचेस के नीचे जो लेगिंग्स पहनी जाती है इस तरह से, मैं आपको आगे पिक्चर में बताऊंगी। एंड ए स्ट्रॉ हैट ओवरलेड विद ब्लैक ग्लेज कैनवस, और क्या पहना हुआ था, स्ट्रॉ हैट, यानी कि जो हैट होती है उससे बनी हुई होती है, बांस से मान लो या फिर किसी तिनके से बनी हुई थी, वो विद ब्लैक ग्लेज कैनवस, काले कपड़े की। ठीक है। तो काला कपड़ा था उसमें और हैट पहनी हुई थी उसने स्ट्रॉ वाली। ओके। एट हिज बैक ही कैरीड बाय अ लूप स्ट्रैप, और पीछे बैक पे उसने क्या किया हुआ था, एक रश बास्केट थी। रश बास्केट मतलब एक टोकरी थी। ठीक है। और उस टोकरी के ऊपर, टोकरी के अंदर वो टोकरी उसने एक लूप स्ट्रैप से ना, एक उससे पट्टे से वो टोकरी बांधी हुई थी अपने बैग पे, जैसे कि हम पिट्ठू बैग लेते हैं ना, वैसे। फ्रॉम विच प्रोट्रूडेड एट वन एंड द क्रच ऑफ हे नाइफ। हे नाइफ क्या होता है, जो घास काटने का चाकू होता है, जो कि है ना, वो हे नाइफ था जिसका शेप ऐसा होता है लगभग, इफ यू रिमेम्बर दिस वे। ठीक है। तो ऐसा हे नाइफ होता है घास काटने का, उसका जो क्रच होता है, क्रच मतलब हत्था, है ना, उसका क्रच जो है वो उस बास्केट में से बाहर निकल रहा था। ठीक है। तो उसने उल्टा डाला हुआ था। अ विम्बल ऑफ हे बॉन्ड्स बीइंग आल्सो विजिबल इन द अपेरेचर। विम्बल क्या होता है, हे बॉन्ड्स, जो घास को बांधने वाला, जो क्या कहते हैं, एक औजार होता है समझो, है ना, वो वो भी उसके अंदर था और वो भी थोड़ा थोड़ा उसमें से दिखाई दे रहा था। ठीक है। तो इस तरह से अब ये क्यों बताया गया है, इससे ये पता चलता है कि वो जो आदमी था वो क्या था, वो एक घास काटने वाला व्यक्ति था, यानी कि उसका जो जॉब है, ऑक्यूपेशन है, वो घास काटने का था, क्योंकि तभी वो अपनी चीजों में, अपने बैग में ये चीजें रखेगा। ठीक है। दैट्स वाई यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि माइकल हैंचर जो मेन कैरेक्टर है वो एक हेयर ड्रेसर था। हेयर ड्रेसर इन द सेंसेस वो जिसका ऑक्यूपेशन हो घास काटने का। ठीक है। वो यहाँ पर वेडिंग प्रायर्स में अपनी वाइफ के साथ आया था और साथ में एक बच्चा भी था। और माइकल हैंचर्ड का जो फिगर है वो बहुत फाइन था, थोड़ा डल उसका कॉम्प्लेक्शन था। उसने जो, जैसा कि आप हॉर्स राइडिंग में कपड़े पहनते हो, एक जैकेट होता है, एक ब्रीचेस होती है जिसको पैंट बोलेंगे, ऊपर से लूज नीचे से टाइट, उसमें टैन लेगिंग थी और एक सिर पे हैट लगाया हुआ था। ठीक है। जो कि स्ट्रॉ की थी, और क्या था उसपे, ब्लैक कैनवस, ब्लैक कपड़ा था। ओके। और उसके पास टोकरे में क्या क्या था, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होगी। तो इससे आपको माइकल हैंचर्ड की एक इमेज माइंड में डेवलप होती है कि वो कैसा था। यू कैन सी दिस इज द ब्लैक कैनवस हैट, ये उसने यहाँ पे लॉन्ग दी हुई है। बाकी आप ध्यान रखना कि उसने जो कोट पहना था वो शॉर्ट था, और ये अंदर वेस्ट कोट है, और ये उसकी ब्रीचेस है, यानी कि आप कह सकते हो ऊपर से टाइट नीचे से, ऊपर से लूज नीचे से टाइट, और यहाँ पर उसने एक लेगिंग पहनी हुई थी। ठीक है। यानी जो बूट्स के ऊपर पहनते हैं वो। और ये पीछे एक पट्टे से उसने एक बास्केट बांधी हुई थी, और उस बास्केट में उस हमें दिख रहा था एक तो हे नाइफ, है ना, घास काटने का नाइफ, और एक दिख रहा था विम्बल ऑफ हे बॉन्स, यानी कि हे उसका काटने के बाद बांधने के लिए, और इन सब के लिए जो बाकी वेपन्स या औजार चाहिए थे वो सब। ठीक है। सो हिज मेजर्ड स्प्रिंगलेस वॉक वाज द वॉक ऑफ द स्किल कंट्रीमैन एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द डिसल्ट्री शैम्बल ऑफ द जनरल लेबर। उसकी जो मेजर्ड यानी नपी तुली स्प्रिंगलेस वॉक, स्प्रिंगलेस वॉक क्या होती है, जब आदमी थका हुआ हो और धीरे धीरे चले, कि पहला पाँव उठा लिया तो अब दूसरा उठाना था, है ना, पाँव घसीट घसीट के चलते हैं, जब बहुत ज्यादा थक जाओ तो बस आप बस पहुंचने वाले हो, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि उसकी वॉक कैसी थी, बहुत धीरे धीरे। वो एक स्किल कंट्रीमैन जैसी ना होकर कैसी थी,
डिजल्ट्री शैम्बल ऑफ द जनरल लेबरर। एक लेबरर जो होता है, वो जो जो मजदूर होता है, वो भी इतना कितना एक्टिव होता है, उसको बहुत सारा काम होता है, लेकिन यहाँ पर उसके जस्ट अपोजिट, उसकी ना ही तो एक स्किल कंट्रीमैन जैसी थी और ना ही एक जनरल लेबरर जैसी थी, बिल्कुल ही डिजल्ट्री शैम्बल, यानी जस्ट अपोजिट टू दिस, कि एक लेबरर लगे ही ना कि एक लेबर है ना, just opposite to this. While in the turn and plant of each foot, there was further a dazed and cynical indifferent personal to himself. और इसके बदले में आपको क्या दिखेगा, यानी कि ना ही लेबरर और कंट्रीमैन जैसी दिखेगी, बल्कि हर एक कदम जब वो चलता है, कि एक कदम चला, एक प्लांट थोड़ा आगे चला, तो उसकी जो चाल थी या उसकी जो स्टेप्स थे, दे वर डॉज्ड एंड सिनिकल, मतलब जबरदस्ती वाले, समझ लो आप कि वो चल रहा था बस, है ना। नहीं, उसकी जो चाल थी उसके अंदर आपको उसका जिद्दी और काइंड ऑफ सिनिकल, यानी कि पागलपन जैसा एक पर्सनल दिखेगा, है ना, जो कि बस चले आ रहा है और ऑलरेडी थका हुआ है, ना किसी से बात कर रहा है, पर उसके अंदर एक अलग गुरूर आपको दिखेगा, showing its presence even in the regularly interchanging fashion folds, now in the left leg, now in the right. Okay, तो फैशन फोल्ड्स क्या है, उसने हमें बताया था कि उसने वो जैकेट पहनी हुई थी, तो एक तरह से उसका एपिडेंस बता रहे हैं कि वो जब मतलब थका हुआ था, वो एक कंट्रीमैन और लेबर जैसा भी नहीं दिख रहा था, और उसके अंदर एक थोड़ा सा एक सिनिकल व्यू दिख रहा था उसका, है ना। और वो कभी लेफ्ट लेग और राइट लेग से जब वो चलता, तो उसके अंदर का जो एटीट्यूड है, गुरूर है, वो उसकी चाल में दिखाई दे रहा था। वॉट वॉज रियली पिक्योलर, सबसे ज्यादा स्ट्रेंज यानी अजीब बात क्या थी, पिक्योलर, However, in this couple's progress, यानी ये कपल जो साथ में चल रहा था, इनमें एक अजीब सी बात क्या थी, वो ये थी, and would have attracted the attention of any casual observer, कोई भी चलते फिरते यदि उनको ऑब्जर्व करेगा तो वो पता कर लेगा, otherwise disposed to overlook them, was the perfect silence they preserved, यानी कोई भी चलता फिरता ये चीज नोटिस कर सकता था उन दोनों के बीच में कि इट was although a couple, लेकिन इनके अंदर जो है ना क्या था, एक साइलेंस थी, एक चुप्पी थी, यानी कि दे वर नॉट टॉकिंग एट ऑल, उन दोनों के बीच में कोई बात नहीं हो रही थी, बस एक आगे चल रहा था, एक पीछे चल रहा था और चले ही जा रहा था, यानी कि बहुत टाइम से उन दोनों के बीच में कोई बात ही नहीं हो रही थी, दे वर जस्ट गोइंग टूवर्ड्स वेडन प्रायस। ओके, नाउ तो ये चीज वहां पे दिखाई देती है, दे वॉक साइड बाय साइड, यानी दोनों एक दूसरे के पास पास चल रहे थे, ठीक है। कौन, माइकल हैंचर और उसकी वाइफ का नाम था सुजैन, इन सच ए वे एज टू सजेस्ट अफार ऑफ द लो इजी कॉन्फिडेंशियल चैट ऑफ पीपल फुल ऑफ रेसिप्रोसिटी, मतलब इतना ऐसे चल रहे थे वो कि ऐसा लगे दूर से तो कि ये आपस में कोई बात भी कर रहे तो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चैट कर रहे हैं, यानी कि कोई दूसरा सुन ना ले, कोई तीसरा सुन ना ले इन दोनों की बात, ऐसे दूर से दिखाई देता, बट ऑन क्लोजर व्यू, लेकिन यदि आप पास जाके देखोगे तो क्या होगा, इट कुड बी डिजर्न दैट द मैन वॉज रीडिंग और प्रिटेंडिंग टू रीड a balance sheet which he kept before his eyes with some difficulty by the hand that was passed through the basket strap. तो पास से जाके देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि जो डिसर्न मतलब पता चलेगा कि द मैन वॉज रीडिंग, वो जो आदमी है वो रीड कर रहा था, या फिर प्रिटेंडिंग टू रीड, या रीड करने का एक प्रिटेंड कर रहा था, जस्ट ऐसे फील करवा रहा था कि वो कुछ रीड कर रहा है। क्या रीड कर रहा है, एक बैलेट शीट, बैलेट क्या होता है, एक ऐसी स्टोरी जो कि पोएम के फॉर्म में हो, तो वो बैलेट शीट उसके हाथ में एक कागज में उसने लिखी हुई थी बैलेट, और ऐसे लग रहा था कि वो उसको पढ़ते पढ़ते जा रहा था, जो कि उसने अपने हाथ में इस तरह से बड़ी मुश्किल से पकड़ी थी, क्योंकि उसने एक पीछे स्ट्रैप लगा रखा था, उसको एक कंधे से पकड़ रखा था, तो उस तरह से बड़ी डिफिकल्टी से उसने हाथ में वो पेपर पकड़ा हुआ था। पास में जाके देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वो बैलेट शीट पढ़ रहा है, लेकिन दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि दोनों बहुत ही चुपके चुपके बात कर रहे हैं, जबकि वो लोग कुछ भी बात नहीं कर रहे थे, दे वर कंप्लीटली साइलेंट। Whether this apparent cause were the real cause, or whether it were an assumed one to escape an intercourse that would have been irksome to him,
या तो इस वजह से उस वो ये ऐसे प्रिटेंड कर रहा था, रीड नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको अपनी वाइफ से बात ही नहीं करनी थी, क्योंकि इस चीज से वो चिढ़ जाता है। ना बडी बट हिमसेल्फ कुड हैव सेड प्रिसाइजली, लेकिन ये चीज कोई और नहीं बता सकता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, कि वो चुप चुप जा रहा है, सिर्फ ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि वो बैलेट पढ़ रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, केवल वही बता सकते हैं। बट हिज टेसिटर्निटी, यानी कि उसकी जो साइलेंस है, किसकी, हैंशर्ड की साइलेंस जो है, इट वॉज अनब्रोकन, मतलब वो तो चुप ही था, साइलेंट वॉज अनब्रोकन, एंड द विमेन एंजॉयड नो सोसाइटी वॉट एवर फ्रॉम हिज प्रेजेंस, और जो विमेन है उसको उसकी प्रेजेंस से, किसकी, हैंचर्ड की प्रेजेंस से कुछ भी फील नहीं हो रहा था, बिकॉज ही वॉज नॉट एट ऑल टॉकिंग, वो बात ही नहीं कर रहा था, तो बस दोनों अपने आप में चुपचाप जा रहे थे। उसको कोई सोसाइटी इन द सेंसेस, कोई होता ना साथी नहीं मिल रहा था, या उसके साथ कुछ नहीं था, वो किससे बात नहीं कर सकती थी, सिर्फ उसके पीछे पीछे चल रही थी। वर्चुअली शी वॉक्ड द हाईवे अलोन, तो वर्चुअली देखे ना तो ऐसा लग रहा था कि वो अकेली ही चल रही है, सेव फॉर द चाइल्ड शी बोर, है ना, अकेले ही चल रही थी और साथ में अपना बच्चे लिए हुए। समटाइम्स द मेंस बेंट एल्बो ऑलमोस्ट टच्ड हर शोल्डर, कभी कभी ऐसा होता था कि उसकी जो हैंचर्ड की बेंट एल्बो है, जो उसने, क्योंकि उसने स्ट्रैप पकड़ा हुआ था, तो उससे होता है ना, आप बैग शोल्डर पे पकड़ते हो तो आपकी जो हाथ की एल्बो है वो ऐसे मुड़ी हुई होती है, तो एल्बो कभी कभी उसके शोल्डर को टच कर जाती थी। For she kept as close to his side as was possible without actual contact, वो भी किस वजह से, क्योंकि वो उसके साइड में इतने पास में थी कि एक्चुअल कांटेक्ट भी नहीं हो, और बिल्कुल, यानी बिल्कुल साइड बाय साइड चल रही थी। बट शी सीम टू हैव नो आइडिया ऑफ टेकिंग हिज आर्म, लेकिन वो ये नहीं, उसकी कौनी उसको टच हो जाती थी उसके कंधे को, लेकिन वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो उसका हाथ पकड़ ले, नॉर ही ऑफ ऑफरिंग इट, और ना ही वो उसको कहता है कि तू मेरा हाथ पकड़ ले। होता ना कि एक कपल साथ में जा रहा है तो एक दूसरे का हाथ पकड़ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ वहां पर नहीं था। एंड फार फ्रॉम एग्जिबिटिंग सरप्राइज और at his ignoring silence, she appeared to receive it as a natural thing। और इन सबसे भी बड़ी बात क्या है कि ये जो साइलेंस है, जो कि हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसमें वो उसने इस चीज को इस तरह से रिसीव कर लिया कि ये एक नेचुरल थिंग है, यानी कि उन लोगों की आदत ही हो गई थी उसकी, बेसिकली तो कि ऐसे ही रहना है, तो ऐसा लगता था कि ये उन दोनों की आदत हो गई है। इफ एनी वर्ड एट ऑल वर अटर्ड बाय द लिटिल ग्रुप, और यदि उनमें से कोई कोई आवाज आती भी थी, है ना, तो वो किसकी थी, इट वॉज एन ओकेजनल विस्पर ऑफ द वुमेन टू द चाइल्ड, तो थी कुछ कुछ आवाज आती भी थी, तो वो क्या थी, कभी कभी वो वाइफ अपने बेटे से, अपने बच्चे से बात करती थी, ठीक है। एंड चाइल्ड क्या थी, एक टाइनी गर्ल, एक छोटी सी गर्ल, इन शॉर्ट क्लोथ्स एंड ब्लू बूट्स, छोटी सी लड़की थी जिसने की ब्लू बूट्स पहने हुए थे, ऑफ नीटेड यार्न, यानी गुथे हुए, हो सकते हैं जैसे वूल के गुथ के बनाते हैं वैसे। एंड द मर्मर्ड बैबल ऑफ द चाइल्ड इन रिप्लाई, तो वो अपने बेटी से कुछ बात करती और वो बेटी भी मर्मर्ड बैबल, यानी कि ऐसा कुछ करके उसको रिप्लाई देती। सिर्फ इतनी ही आवाज उस कपल, उस ग्रुप, उस लिटिल ग्रुप, यानी दो कपल, सॉरी एक कपल, हस्बैंड वाइफ और उस बेटे बच्ची, तीनों लोगों में से सिर्फ इतनी ही आवाज आती। The chief, almost the only attraction of the young woman's face was its mobility। तो उस यंग वुमेन के फेस की आप अट्रैक्शन देखोगे तो वो इतना ही है कि वो सिर्फ थोड़ा बहुत हिलता था, ठीक है, इधर उधर मुड़ता था, उससे बात करता था, अदरवाइज यहाँ कोई आवाज नहीं होती थी इन लोगों में। ओके, तो यू कैन सी हस्बैंड वाइफ और एक डॉटर, तीन लोग हैं, वेडिंग प्रेयर्स की तरफ जा रहे हैं, आपस में कोई बात नहीं कर रहे हैं, चुपचाप चुपचाप चल रहे हैं, दोनों हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, बस एक साथ एक दूसरे के साथ चल रहा है, ठीक है। और कोई आवाज उस लेडी के माउथ से नहीं निकलेगी, सिर्फ वो अपने जब बच्चे से बात करती है, दैट्स इट। तो आप यू कैन सी इन द पिक्चर, ये बिल्कुल पास में साथ में चल रहा है। When she looked down sideways, जब वो sideways देखती, यानी नीचे की तरफ देखती, to the girl, she became pretty, वो बहुत सुंदर दिखती थी, and even handsome,
particularly that in the action her features caught slantwise the rays of the strongly colored sun. और वो क्यों और ज्यादा ब्यूटीफुल लगती थी, देखो जैसे ही वो अपने बच्चे की तरफ दिखती थी तो उसका साइड फेस जो है, यानी उसके साइड का जो फेस है, चीक्स एंड ऑल, उस पे सन की जो लाइट है ना, स्ट्रांगली कलर्ड सनलाइट, ठीक है, सनलाइट उसके फेस पे, उसके गाल पे आके गिरती थी, सन की रेज स्लैंटवाइज, विच मेड ट्रांसपेरेंसीज ऑफ हर आईलिड्स, और उसकी वजह से उसकी जो आईलिड्स हैं वो ट्रांसपेरेंसी दिखती थी, और उसकी जो नोस्ट्रिल्स हैं सेट फायर ऑन हर लिप्स, तो ये सब रेड हो जाते थे, उसकी वजह से वो और ज्यादा ब्यूटीफुल लगती थी, यानी कि शी वॉज ब्यूटीफुल, ठीक है। When she plodded on in the shed of the hedge, जब वो चलती थी कहाँ पर, hedge की शेड में, hedge होती है छोटी झाड़ियां, मतलब इतनी छोटी भी नहीं कि बिल्कुल जैसे बेर की झाड़ियां वैसी नहीं, थोड़ी बड़ी वाली झाड़ियां। Silently thinking, she had the hard, half apathetic expression of one who deems anything possible at the hands of time and chance, except perhaps fair play. तो जब वो चलती थी, हो सकता है वो मनी मन सोचती होगी कि उसने जो है वो अपना हार्ड, हाफ अपैथेटिक, यानी कि आधा दुर्भाग्य या अपैथेटिक जो बुरी सिचुएशन है, उसमें उसने ये चीज मान ली है कि उसके लिए सब कुछ जो भी पॉसिबल है वो उसने हाथों में छोड़ दिया है। किसके हाथों में? समय और चांस के, मौके के हाथों में छोड़ दिया है। परहैप्स फेयर प्ले, फेयर प्ले यानी कि मेरे साथ भी अच्छा होना चाहिए, मुझे भी ये सब, वो नहीं सोच रही है, और उसने सब कुछ अपने समय के ऊपर छोड़ दिया है कि समय की बात है। The first phase was the work of nature, the second probably of civilization. पहली चीज क्या? work of nature, और दूसरा probably of civilization. Civilization in the sense is कि ठीक है, ये चीज उसने अपनी सिस्टम में देख लिया है कि मुझे ऐसे ही रहना। तो दिस was about the women, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों दिखाया है यहाँ पे, ताकि आप इस नॉवेल को बहुत अच्छे से समझ सके, जो भी उसके साथ होता है सुसैन के साथ, आप एक पिक्चर उसकी बना सकते। ओके, सो दैट द मैन एंड वुमेन वर हस्बैंड एंड वाइफ। तो भी नेचर क्या कहता है कि मैन और वुमेन जो है ना वो क्या होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ है। एंड द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल इन आर्म देयर कुड बी लिटिल डाउट, मतलब कोई थर्ड पर्सन देखेगा तो ये सोचने पे सोचेगा कि यार लग ही नहीं रहा है कि दोनों हस्बैंड वाइफ है। और ये जो छोटी बच्ची है उसके जो पेरेंट्स हैं वो यही हो सकते हैं, इस सब में एक डाउट होता है आप इस पिक्चर को देख के। नो अदर देन सच रिलेशनशिप वुड हैव अकाउंटेड फॉर द एटमॉस्फेयर ऑफ स्टेल फैमिलियरिटी, मतलब ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे हस्बैंड वाइफ और बच्चा साथ में है, तो उनके बीच में इस तरह की स्टेल फैमिलियरिटी, यानी कि एकदम से बेकार सी फैमिलियरिटी की, बात ही नहीं कर रहे हैं, चल रहे हैं, which the trio carried along with them like a nimbus as they moved down the road, है ना। तो वो ऐसे जब वो चलते थे तो ऐसी लगती थी एकदम से बोरिंग, है ना। निम्बस इन द सेंस इज काइंड ऑफ, जैसे साधु, है ना, साधु लोग होते हैं, वैसा कुछ फील हो रहा था कि ये लोग होता है एक्सट्रीमली मेच्योर्ड, ऐसा कुछ लग रहा था। द वाइफ मोस्टली केप्ट हर आइज फिक्स अहेड, वाइफ की जो आंखें थी बस वो सामने ही थी। दो विद लिटिल इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस उसने कहा वहां चलना है तो वो चले जा रही थी। द सीन फॉर दैट मैटर बीइंग वन दैट माइट हैव बीन मेस्ड एट ऑलमोस्ट एनी स्पॉट इन एनी काउंटी इन इंग्लैंड एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। तो ये जो सीन था ये आपको उस टाइमिंग में इंग्लैंड में कहीं पे भी दिख सकता था, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि फेयर वॉज गोइंग ऑन, ये वो टाइम था जब घास काटने का काम है जो पूरा हो चुका था और अभी कोई काम नहीं है, देवर फ्री। रोड नीदर स्ट्रेट नॉर कुक्ड, और जो रास्ता था जिससे वो जा रहे थे वो ना ही तो सीधी थी ना ही टेढ़ी मेढ़ी थी, ठीक है। रोड नीदर स्ट्रेट नॉर कुक्ड एंड, जस्ट मिनट, नीदर लेवल नॉर हिली, ना ही लेवल पर थी ना ही हिली थी, उबड़ खाबड़ थी, ठीक है। बॉर्डर्ड बाय हेजेस ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन, और उसकी बॉर्डर पे क्या क्या था? हेजेस थी यानी कि झाड़ियां थी, पेड़ थे,
और बाकी के वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे, which had entered the black and green stage of color that the doomed leaves passed through. तो on their way to dingy and yellow and red. तो वो जो सनलाइट की वजह से ना उनके बीच में से जो कलर निकल के आता है, तो जैसे जैसे ठीक है, हर अलग तरह के प्लांट्स हैं, तो किसी का कलर अलग है, किसी का कलर अलग है, तो ऐसा कुछ पिक्चर दिखाई जा रहा है साइड का, जहां से प्लांट्स और पेड़ पौधे हेजेस और ये सब है। ठीक है। द ग्रासी मार्जिन ऑफ द बैंक, और उसके किनारे पर कैसा मार्जिन है, ग्रासी, घास उगी है। एंड द नियरेस्ट हैज ग्रो बोर्स, और जो बिल्कुल पास में यानी कि उस पगडंडी पे वो चल रहे हैं, तो जो नियरेस्ट हैज है, हैज ग्रो, हेजग्रो बोज होता है कि उसकी कैनोपी, ठीक है, झाड़ी, ब्रांचेस वर पाउडर्ड बाय द डस्ट, और उनके ऊपर क्या चिपकी हुई थी, मिट्टी चिपकी हुई थी, दैट हैड बीन स्टर्ड ओवर देम बाय हेस्टी व्हीकल्स। और वो कैसे उनके ऊपर आ गई होगी मिट्टी, व्हीकल्स, जो व्हीकल्स तेज चलते हैं उनसे जो धूल उड़ती है, वो धूल उन पौधों की पत्तियों के ऊपर चिपक गया है। The same dust as it lay on the road, deadening their footfalls like a carpet. और सेम मिट्टी जो है वो रोड पे भी गिर गई है और एक कारपेट की तरह बिछ गई है। एंड दिस विद द अफोरसेड टोटल एब्सेंस ऑफ कन्वर्सेशन, और जैसा कि पहले बताया गया है कि यहाँ पे बिल्कुल कन्वर्सेशन नहीं है इस ग्रुप के अंदर, अलाउड वेरी एक्सट्रानियस साउंड टू बी हर्ड। तो ये क्या, एक छोटी से छोटी एक्सट्रानियस साउंड को भी सुनाई दे रहा था, क्योंकि यहाँ पे कोई आवाज नहीं थी। फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर वॉज नन बियॉन्ड द वॉइस ऑफ अ वीक बर्ड सिंगिंग अ टर्टी ओल्ड इवनिंग सॉन्ग। बहुत देर से कोई आवाज नहीं थी, और एक बहुत दूर से एक बर्ड की सिंगिंग की आवाज आ रही थी, जो कि इवनिंग सॉन्ग गा रही थी, दैट माइट डाउटलेस हैव बीन हर्ड ऑन द हिल एट द सेम, जो कि हिल पे भी सुनाई दे सकता था सेम टाइमिंग में, उधर से भी आवाज आ रही। ओके, सो अभी वेडन प्रयास हम पहुंचे नहीं हैं, ठीक है, इट शी दे आर जस्ट टू रीच देयर, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कवरिंग द लेटर पार्ट जहां ये वेडन प्रयास पहुंचेंगे। So this was all about today. Thank you so much for watching this video. See you in the next part. Goodbye.